स्वागत है आप सभी लोगों का आज की इस नेट जेआरएफ की योग की कक्षा में। हम लोग जैसा कल डिस्कस किए थे और इस विषय पे काफी सारा विचार विमर्श भी किया गया ताकि किधर से बात की जाए, ताकि यथेष्ट अपने कार्य पूर्ण करें और उसकी पूर्णता को प्राप्त करते हुए धीरे धीरे अपने नेट के तरफ अग्रसर हो जाए। जैसा आप सभी को विदित है, मैंने कल भी बताया और आज भी बता रहा हूँ कि पहले भी तकरीबन ऐसा लग रहा है मुझे कि 5-6 बैच के छात्रों ने पूरी तन्मयता के साथ में अपने नेट को क्वालिफाई किया है। और अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो लगातार प्रयासरत है योग में नेट को क्वालिफाई करने के लिए और धीरे धीरे अपने पीएचडी एडमिशन्स की तरफ आगे बढ़ने के लिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने एम्स का रुख किया, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग मेडिकल साइंसेज का रुख करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एजुकेशन का रुख करते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो मैनेजमेंट इत्यादि का रुख करते हुए योग के विभिन्न आयामों को अपने प्रतिदर्श में अपने एंगल में समझते हुए आगे बढ़ते चलते चले जाते हैं। अब हमें क्या समझना है, हमें किस दिशा में आगे बढ़ना है, वो बहुत जरूरी है। क्या करते हुए हम लोग अपने नेट की कक्षा को आगे लेके जा सकते हैं। तो कल मैंने आपको बताया था कि आज से हम लोग यूनिट 8 से शुरुआत करने वाले हैं। यूनिट 8 जो है वो हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। 8वीं 9वीं और 10वीं यूनिट कायदे से ये 2 दिनों के अंदर, 2 से 3 दिनों के अंदर ये पूरी यूनिट समाप्त की जा सकती है। और एक कैलकुलेशन देखेंगे तो एक बड़ी यूनिट आप आसानी से समाप्त कर चुके होंगे। तो ये यूनिट 8, यूनिट 9 और यूनिट 10, इससे बहुत इजी सवाल, बहुत सिंपल सवाल आता है। इसमें बहुत कठिनाई नहीं होती, बहुत परेशानी नहीं होती। तो हमें यूनिट 8 को समझना होगा, यूनिट 9 को समझना होगा, यूनिट 10 को समझना होगा। जैसे कैवल्य धाम लोनावाला में एक थियरी चलाई जाती है, 8 थियरी है ना, क्लास डिजाइन की, अष्ट अष्ट सिद्धांत जिसको बोलते हैं। अष्ट कौमुदी से अष्टांग योग से वो लोग शायद प्रभावित रहे हों, या जिससे भी प्रभावित रहे हों उससे उससे प्रभावित होकर उन लोगों एक सिद्धांत बनाया जिसको बोलते हैं कि एट एट है ना, एट फोल्ड पॉलिसी बोलते हैं वो लोग। उस तरीके से योग की कक्षा डिजाइन, वो भी मेथड्स ऑफ टीचिंग योगा में वो एक महत्वपूर्ण है ना। एक गुड लेसन कैसे बनाया जा सकता है, मॉडल लेसन क्या होता है, इलिस्ट्रेट कैसे करते हैं किसी कक्षा को, कैसे डिजाइन करना होता है, कैसे हमें उस कक्षा के प्रति अपने वक्तव्य को रखना है। और ऐसे ही तमाम विश्वविद्यालयों ने, जैसे देव संस्कृति विश्वविद्यालय की भी कुछ थियरीज है आपके पास में। ट्रांसीडेंटल मेडिटेशन जो महर्षि महेश योगी का बड़ा प्रसिद्ध फॉर्म है, वो भी आपके सिलेबस का हिस्सा है। इसके अलावा एस व्यासा का जो है माइंड साउंड रेजोनेंस थियरी, एक वो लोग पढ़ाते हैं, है ना, मन मस्तिष्क के विषय में और ध्वनि के विषय में उन लोग का अपना लेसन प्लान होता है। तो वो भी आपको जानना चाहिए, उसके विषय में भी जानना होगा। इसके अलावा सविता की ध्यान धारणा देव संस्कृति विश्वविद्यालय का मूल सब्जेक्ट है। तो ये कहने का मतलब ये है कि अगर एक बार आप अपने सिलेबस को देखेंगे तो आप ये बात जान जाएंगे कि ये पूरा का पूरा प्रक्रम बहुत आसान है और नेट जेआरएफ में एक एक क्वेश्चन इससे जरूर आता है। तो हम लोग अगले 2 से 3 दिनों के अंदर इन्हीं विषयों पे पूरी व्यापक चर्चा पूर्ण करने वाले हैं। इन्हीं विषयों को हम जानेंगे, बुझेंगे, समझेंगे कि किस प्रकार से हम अपने 8वीं 9वीं और 10वीं यूनिट का प्रक्रम निभा सकते हैं। अब 8वीं यूनिट क्या है, 9वीं यूनिट क्या है और 10वीं यूनिट क्या है। 8वीं यूनिट जो है वो एप्लीकेशंस ऑफ योगा है। एप्लीकेशंस ऑफ योगा बहुत महत्वपूर्ण, आपके डे टू डे कक्षा में भी ये आवश्यक है। एक बात मैं आपको अभी समझा देना चाहता हूँ। यदि आप अपनी नेट की परीक्षा को नेट की परीक्षा मान के और उसे फिर उसमें पार्टिसिपेट करने जाएंगे, तो आपके अवचेतन मन के ऊपर एक बाय डिफॉल्ट प्रेशर रहता है। अवचेतन मन डरा हुआ रहता है, सहमा हुआ रहता है। यदि आप बहुत कॉन्फिडेंट है कि नहीं मैं इस परीक्षा को पास कर ही जाऊंगा, तो मेरा अनुभव है कि आप ऐसी परीक्षा पास नहीं कर पाएंगे। और यदि आप इतने बस ये सोच के चलते हो कि नहीं ठीक है, मैं अपना प्रयास करूंगा, आई ट्राई माई बेस्ट और देखते हैं, लेट्स लेट्स सी, जो भी होगा वो देखा जाएगा, इस नजरिए से और अपने प्रयास में आप अपनी परिणति रखते हैं, अपना उत्कृष्ट विवेचन रखते हैं, अपने आप को बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रखते हैं, तो मैं समझता हूँ कि आपके लिए वो परीक्षा बहुत ईजी हो जाएगी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लगातार परीक्षाएं देते हैं, नेट की परीक्षा, लेकिन फिर भी वो क्वालिफाई नहीं कर पाते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डे वन परीक्षा देते हैं, पहले दिन परीक्षा देते हैं, मतलब पहली बार परीक्षा देते हैं और आसानी से जेआरएफ तक क्वालिफाई कर जाते हैं, यानी अच्छा नंबर लेके आते हैं। नंबर अच्छा हो या बुरा हो, इससे ज्यादा जरूरी ये है कि आप योग कितना जानते हैं। अन्य परीक्षाओं में तो ये कहा जा सकता है कि आप अन्य परीक्षाओं को जानते हैं, बूझते हैं, समझते हैं, लेकिन योग की परीक्षा में ये बहुत अनिवार्य तथ्य है कि आप ये जानें और ये समझें कि योग किस तरीके से चलता है। योग की कुछ नियति है, कुछ परिणति है, और उसी परिणति पे आप योग को क्वालिफाई कर सकते हैं। योग की परीक्षा सिर्फ एक मंडल नहीं ले सकता, सिर्फ एक सिद्धांत नहीं लिया, सिद्धांत के द्वारा नहीं लिया जा सकता, अपितु आपके विरुद्ध भी आपको परीक्षा देनी होती है। आप वास्तव में उन चीजों को सीख पाए या नहीं सीख पाए, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
अब जैसे सिद्धांत संख्या 1 जो आपकी 8वीं यूनिट है, एप्लीकेशंस ऑफ योगा, आप उसमें देखेंगे तो 3-4 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। क्या क्या? योगा इन एजुकेशन, योगा फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट, योगा फॉर पर्सनालिटी डेवलपमेंट। इन्हीं 3 पिलर्स पे पूरी यूनिट 8 है। कभी आपने अपना सिलेबस देखा? बोलो, सिलेबस देखा? बोलोगे तब तो मजा आएगा। यस सर। जी सर। चलिए, कुछ कुछ पार्टिसिपेट कीजिए, थोड़ा वीडियो वगैरह ऑन कर लीजिए तो माहौल बने, कुछ अच्छे अच्छे विषय निकाल के ले आए हम लोग। क्योंकि ये जो तीनों विषय हैं ये सिर्फ समझने का विषय है। यदि एक बार आप इन तीनों तीनों पॉइंट्स को, तीनों टॉपिक को आप समझ जाओगे तो आप समझ जाओगे कि ये पूरी पूरी परीक्षा किस तरीके से आयोजित होती है। ठीक है, वीडियोस ऑन कर लीजिए आप लोग, फिर हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। योगा इन एजुकेशन, बहुत इजी टॉपिक है योगा इन एजुकेशन। अब सबसे पहली चीज ये है, पहला टॉपिक आप हेडिंग डाल लीजिए कि योगा इन एजुकेशन। हेडिंग डाल लीजिए। लिखेंगे ना? नहीं लिखोगे? सुनोगे सिर्फ प्रवचन? हाँ, लिखते भी रहो, लिखते भी रहो, वीडियो ऑन कर लो तो थोड़ा आनंद भी आएगा। कितने लोग अभी पहली बार जुड़ रहे हैं? डॉक्टर कुश सर, पूनम दागड़े जी, आरती मिश्रा, भविता परमार, प्रजक्ता खुले, सत्या वज्रेश्वरी और प्रियंका 01 DST। कुछ ये लोग नए हैं, नए चेहरे हैं। अच्छा रहेगा यदि आप लोग अपने वीडियोस को ऑन करें और फिर हम लोग जाए। गुड योग, इवनिंग सर। हेडिंग डाल लीजिए योगा इन एजुकेशन। शिक्षण में योग का क्या है, कैसे ये है, तो इसके लिए सबसे पहली हेडिंग लिखिए एजुकेशन। है ना? एजुकेशन समझते हैं, फिर हम योग को समझ जाएंगे कि आखिर ये एजुकेशन होती क्या है। हमारे गुरु जी ने एक शास्त्र लिखा, उन्होंने लिखा शिक्षा और विद्या में व्यापक अंतर है। परंतु यही अंतर जब समाज में प्रतिदर्श होना शुरू हो जाता है, जब दिखना शुरू हो जाता है, तो आप उसके गैप को और अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। जैसे शिक्षित व्यक्ति जो होता है उसके अंदर एक एक विद्वता हो, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति विद्वान है, शिक्षा उसके अंतरंग में दिखती है। लगा चला। के लिए किसी प्रकार की फॉर्मल एजुकेशन की कोई आवश्यकता नहीं। आज जैसे योग शिक्षकों में बहुत सारे ऐसे योग शिक्षक हैं जिन लोगों ने अच्छी PhD धारित कर ली है, परंतु उनके अंदर मानवीय मूल्यों की निहायत ही कमी है, मानवीय मूल्य उनके अंदर है ही नहीं। यानी वो सिर्फ शिक्षवान है, वो विद्वान नहीं बन सकते। इसी आधार पे योग शिक्षा और योग विद्या से के संदर्भ में शिक्षा शब्द का प्रादुर्भाव होता है। शिक्षा शब्द का पहले क्या होता है? शिक्षा शब्द क्या होता है? शिक्षा शब्द का क्या मीनिंग है? क्या है मीनिंग, कोई बताएगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एजुकेशन? आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? सर ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है, ज्ञान प्राप्त करना। और कोई? देखो, जब बोल के पढ़ोगे ना तो आसानी से समझ जाओगे कि आखिर ये नेट वाले पूछना क्या चाहते हैं। फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा और आप उसको अटेम्प्ट करना और देखना, बहुत आसानी से आप पार कर जाओगे। व्हाट इज एजुकेशन? सर शिक्षा का मतलब है वास्तविक और वैज्ञानिक के आधार पर ज्ञान, बहुत बढ़िया, सत्य का ज्ञान। वेरी गुड। लिखिए, एक शब्द लिखिए, लिखिए एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा के एडुकेयर शब्द से आता है। एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा के एडुकेयर शब्द से आता है। एडुकेयर को दो तरीके से स्पेल करते हैं, EDUCARE या EDUCERE, एडुकेयर। इसका मतलब होता है उठाना, उत्थित करना, ऊपर उठाना, ब्रिंग अप। ठीक है, ब्रिंग अप, जिसका तात्पर्य हुआ अर्थात, लिखिए, अर्थात एजुकेशन एक ऐसी सिस्टमैटिक प्रोसेस है, एजुकेशन एक ऐसी सिस्टमैटिक प्रोसेस है, ऐसी सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसके माध्यम से, जिसके माध्यम से करता, करता स्किल्स, वैल्यू, बिलीव एवं आदतों का निष्पादन, एवं आदतों का निष्पादन सामाजिक, आदतों का निष्पादन सामाजिक, सामाजिक, दैहिक यानी व्यक्तिगत रूप के लिए दैहिक, भावनीय रूप से यानी भावनात्मक रूप से, एवं एवं इथिक्स के स्वरूप में करता है।
एथिक्स के स्वरूप में करता है। मूलतः शिक्षा तीन प्रकार की होती है। मूलतः शिक्षा तीन प्रकार की होती है। फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन और नॉन फॉर्मल एजुकेशन। 3 साल में यदि पीएचडी सबमिट करनी है तो हाथ गोली के समान चलना चाहिए, ये बात याद रखिए। तैयारी आप नेट की मत कीजिए, तैयारी आप प्रोफेसर बनने की कीजिए, और प्रोफेसर बनने के लिए प्रोफेसरों जैसा सोचना समझना शुरू कीजिए। जब तक आपके अंदर वो गुण नहीं आएगा, आप अपने गुणों से यदि निकृष्ट बने रहेंगे और सोचेंगे कि प्रोफेसर बन जाओ, कदापि नहीं बन सकते। क्योंकि इस यूनिवर्स में एक ऊर्जा है। भाई आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है ना? अच्छा चलो एक बात बताओ, मैं आपसे बोलूं कि एक ऐसा सिस्टम होगा कि आपके आसपास हजारों लाखों आवाजें होंगी, परंतु आप कोई सुन नहीं सकोगे। और ऐसा होगा कि आपके आसपास में कोई चिल्ला रहा होगा, लेकिन जब आप सेट फ्रिक्वेंसी करोगे तो वो सारी आवाजें आप सुन सकते हो। सुन सकते हो कि नहीं सुन सकते हो? आपके पास में यदि एफएम चलाया जाए तो बड़े आसानी से आप अपने जिस भी फ्रिक्वेंसी को लगाओगे उस गाने को सुनना शुरू कर दोगे आप। यानी वो आवाज आपके इर्द गिर्द है, आपके आसपास है। आपको दिखाई नहीं दे रही तो क्या होगा, लेकिन वो आवाज आपके आसपास है। ऐसे ही ऊर्जा का सिद्धांत है। जब तक आपकी आंतरिक ऊर्जा आपको स्वयं को प्रेषित नहीं करेगी कि नहीं मैं इस कैपेबिलिटी में हूं, आई कैन डू बेटर, मैं अच्छा कर सकता हूं और मैं प्रोफेसर हूं, तभी आप प्रोफेसर बनोगे। इसलिए अपने अंदर एक प्रोफेसर बनाइए, पैदा कीजिए, फिर वो प्रोफेसर परीक्षा देके आसानी से प्रोफेसर बन जाएगा। हो सकता है वही प्रोफेसर कालांतर में वाइस चांसलर भी बने। ठीक है, देखिए फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन साधारणतया विश्वविद्यालयों, विद्यालयों, स्कूलों में इत्यादि में दी जाती है। फॉर्मल एजुकेशन साधारणतया स्कूलों, विद्यालयों, विश्वविद्यालयों इत्यादि में दी जाती है। इनफॉर्मल एजुकेशन प्रतिदिन होने वाले अनुभवों, प्रतिदिन होने वाले अनुभवों, ऑब्जर्वेशन, बातचीत इत्यादि के द्वारा प्राप्त की जाती है। देखो ऑलरेडी मैं तकरीबन 20-22 दिन लेट हूँ, है ना? मुझे 5 तारीख से शुरू करना था और मैं 20 दिन लेट हूँ, तो थोड़ा तो कवर अप करना पड़ेगा। तो मुझे आपकी सहायता चाहिए होगी, तो 8 का 9 बजे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? लेकिन अभी इनिशियल करते हैं। 900 लोगों में से देखो 20-22 लोग अभी हैं ग्रुप में, कोई बात नहीं, बाकी वीडियो देख लेंगे सब। तीसरा लिखिए नॉन फॉर्मल एजुकेशन। नॉन फॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन में ऐसी विधाएं आती हैं जो परंपराओं के आधार पे शिक्षित दीक्षित की जाती रही हैं। परंपराओं के आधार पे दीक्षित की जाती रही हैं। परंपराओं के आधार पे शिक्षित या दीक्षित की जाती रही हैं। ठीक है, जैसे कोई भी वोकेशनल ट्रेनिंग है, सिलाई विलाई सीखते हो ना, वो ऊन बनाना, ऊन से स्वेटर बनाना, ये सब इसके तहत आता है, नॉन फॉर्मल के तहत आता है। योगा एजुकेशन भी नॉन फॉर्मल के तहत आता है। अब जिसे फॉर्मलाइज कर दिया गया है, जिसकी डिग्रियां दी जाने लगी हैं, परंतु कायदे से ये भी नॉन फॉर्मल के तहत आता था। लिखिए, योगा एजुकेशन पूर्ववत में नॉन फॉर्मल था, परंतु अब फॉर्मल हो चुका है। पूर्ववत में नॉन फॉर्मल था, अब नॉन फॉर्मल हो चुका है। लिखिए, योगा एजुकेशन के, योगा एजुकेशन के फीचर्स, फीचर्स ऑफ योगा एजुकेशन, योगा एजुकेशन का फीचर। योगा एजुकेशन का फीचर लिखिए, योग शिक्षा प्रणाली, योग शिक्षा प्रणाली, योग शिक्षा प्रणाली होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करती है। होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करती है, समग्र विकास की बात करती है, जिसमें शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, भावनात्मक इत्यादि पहलू महत्वपूर्ण है। इत्यादि पहलू महत्वपूर्ण है। अच्छा, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जानते हो एक बात मैं बताता हूँ, हमारे गुरुजी कहते थे कि यदि गुरुजी ने कुछ कहा है, अगर गुरुजी मानते हो तो शिक्षक मानते हो, आजकल के बच्चे ट्यूशन लेते हैं, बोलते हैं फीस लेगा नहीं लेगा, अगर फीस लेना है तो समय से मेरे को, मेरे हिसाब से पढ़ाओ। तो हमारे गुरुजी कहते थे कि बेटा ऐसा है कि जब योग पढ़ना या पढ़ाना, तो यदि तुम मान लो मैंने कोई बात कही और यदि तुम नहीं माने
तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुमको बहुत फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। तुम्हारी ऊर्जा का एक हिस्सा बाय डिफॉल्ट कम हो जाएगा। अब ये सब बातें ऐसी हैं जो भविष्य में मैं आपको बताऊंगा। मैं किस ध्येय से बोल रहा हूँ ये बात बाखूबी आप समझते हैं। ठीक है, वीडियो ऑन करो, नहीं तो ऊर्जा का 1% देते रहोगे ऐसे ही, और नहीं दोगे तो कोई बात नहीं, बाकी का तो ईश्वर जाने, तो जाना तुम्हारा काम है। देखिए, समग्र विकास लिख लिया आपने, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, भावनात्मक इत्यादि इसका इसका मूल गुण है। समग्र विकासिता इसके अंतर्गत आती है। फिर दूसरा है, एकमात्र ऐसी विधा है, योग एकमात्र ऐसी विधा है जिसमें शरीर, मन और आत्मा तीनों के समन्वय की बात की जाती है। शरीर, मन एवं आत्मा तीनों के समन्वय की बात की जाती है। तीनों समन्वयित हो जाता है, तीनों का समन्वयन होता है। योग शिक्षा पद्धति की के मूलभूत गुण है। इसके अलावा लिखिए, योग व्यक्तिगत व्यक्तिगत वृद्धि के अलावा सांसारिक वृद्धि, सामाजिक वृद्धि पे भी बल देता है। सामाजिक, इसी बात पे, अब चलो एक अच्छी बात याद आ रही है, ये वही बात है जिसके कारण से एक धर्म दो हिस्सों में बट गया। बताइए कौन सा? योग बौद्ध का। धर्म। हाँ? बौद्ध धर्म। और कोई कोई बताओ, दिमाग पे जोर डालो थोड़ा बहुत, सब आपके उसका हिस्सा है। जैन धर्म में भी तो सर बहुत हुआ था। कोई और बताएगा कौन सा धर्म? आस्तिक नास्तिक। आस्तिक नास्तिक नहीं, वो तो आइडियोलॉजी है। धर्म दो हिस्सों में धर्म बट गया था, जानते हो कौन सा? बौद्ध धर्म। बोध। हाँ, बौद्धों ने क्या किया? बौद्धों के पास स्थिति ये हुई कि जैसे ही एक बोले कि मेरा कल्याण जरूरी है, समाधि मुझे चाहिए, और दूसरे ने कहा कि नहीं, तुम गलत करते हो, समाधि पहले समाज को दिलाओ, क्योंकि तुमको पता है, समाज को पार कराओ, जब वो पार हो जाएगा तुमको तो आता ही है, तुम तो कभी भी पार कर जाओगे। तो दूसरे ने बोला नहीं, मुझे पहले अपनी समाधि लो, दूसरे को सिखाएंगे तो सिखाते रह जाएंगे, पता नहीं वो फॉलो करेगा नहीं करेगा। जैसे नेट की कक्षा को मैंने बोला कि पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, तो जिसको जरूरत थी वो आ गए, जरूरत और कईयों को है, क्योंकि 50 ने मेरे को मैसेज कर रखा है। वोट देखो, 72 लोगों ने हिंदी पे कर रखा है। आप देख सकते हो ना, 72 लोगों का वोट है, और क्लास में देखो कितने सारे हैं। तो जरूरत बहुतों को है, बात जरूरत की नहीं है, बात ये है कि आइडियोलॉजी किसकी कितनी मैच कर जाती है, सिर्फ ये हिसाब किताब है। आपको ये समझना होगा कि कैसे ये योग इन दोनों ही विधाओं को जोड़ लेता है। योग समूह की बात करता है। अब जैसे आप हो, क्या आप सिर्फ अपने लिए आसन प्राणायाम करते हो क्या? हम लोग तो इतने निकम्मे हो गए कि अपना छोड़ के समाज के प्रति लगे पड़े हैं। नहीं, हम लोग अपने आसन कब कर पाते हैं कि अरे अपने अपने पास ही गए, योगा मैट बिछाया, 2 घंटे आसन किया, खुद को स्वस्थ रखे? नहीं, ऐसा है कि तुम थोड़े से पैसे दे दो, पैसे का लालच नहीं है, बात यह है कि तुम तक मेरा योग पहुंच जाए और तुम स्वस्थ हो जाओ, क्योंकि तुम स्वस्थ हो जाओगे तो मैं खुद ही स्वस्थ रहूंगा। ठीक है, क्योंकि मेरी हैप्पीनेस का राज तुम में। तो योगा एजुकेशन की सबसे अच्छी बात यही है। बौद्ध धर्म ने योग तो लिया, हीनयान और महायान में बटा। ये बात याद रखिएगा, बौद्ध धर्म जो है वो हीनयान और महायान में बटा, कालांतर में वो और कई हिस्सों में बटेगा। हीनयान भी 2-3 हिस्सों में बटा, महायान भी 2-3 हिस्सों में बटा, समाधि के प्रकारों में भी बहुत सारे वाक्यांश आया, बहुत सारी बातें आई, बड़ा दुख दर्द हुआ। लेकिन जो मौलिक चीज थी हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की, वो थी योग ऐसी व्यवस्था है जो शाश्वत रहेगी, यानी दोनों के लिए है, समाज के लिए भी उतनी ही है और अपने लिए भी उतनी ही है। इसके अलावा एक और योगा एजुकेशन की अच्छी बात निकल के आती है, वो क्या है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण। ऐसा नहीं है कि विज्ञान आज से डेवलप हुआ है तो आज से ही हम वैज्ञानिक हुए। हमारी सारी परंपरा वैज्ञानिक रही है, शुरू से लेके कोई भी ऐसी परंपरा नहीं रही योग में जो अवैज्ञानिक हो। अवैज्ञानिक क्या? जिसको प्रूव ना किया जा सके। वैज्ञानिक जो थे हमारे पहले के जो ऋषि मुनि थे, वो सारी चीजों को प्रूव करने की कैपेसिटी, कैपेबिलिटी रखते थे। परंतु कालांतर में धीरे 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 वो चीजें कम होती गई, और आज हमारे पास वो प्रूविंग चीज नहीं है, वो प्रूविंग एलिमेंट नहीं है। परंतु मैं चाहता हूं कि आप लोग इस विषय को समझे कि आखिर हमारा पूरा का पूरा दृष्टिकोण वैज्ञानिक कैसे था, कैसे है, कैसे रहे। योग एजुकेशन जो है वो पूरी तरीके से वैज्ञानिकता पे आधारित है। वैज्ञानिक और व्यवस्थित दृष्टिकोण योग के पास है। अव्यवस्थित दृष्टिकोण, वैज्ञानिकता क्या है?
कोई भी व्यवस्था जो व्यवस्थित हो, है ना, बहुत क्रम से चले। अब आप सोचो, ऐसा तो था नहीं कि यम के बाद सीधे समाधि बता दी, फिर प्राणायाम बता दिया, फिर आसन बता दिया। व्यवस्थित तो किया था ना, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा, ऐसे व्यवस्थित किया था। ऐसे मंत्र योग को देखिए, ऐसे भक्ति योग को देखिए, ऐसे हर जितने भी योग को आप जानते हैं सारे योग को देखिए, सबका एक एक क्रम निर्धारित है। यदि आप चाहते हैं कि उस क्रम को फॉलो करें तो उस क्रम से होकर आपको गुजरना होगा। यदि आप समाधि प्राप्त करना चाहते हैं तो अनायास नहीं जा सकते, आप पहले अहिंसक होना ही पड़ेगा। ईमानदारी से बताओ, कितने लोग मीट मुर्गा खाते हो? नहीं खाते। मैं जिस देश में कार्य करता हूँ, मैं जिस देश में कार्य करता हूँ, मुझे दुख है इस बात का कि वहां के लगभग 80% योगा टीचर मांसाहारी हैं। सोचिए, अब मैं उनको टीचर कैसे बोलूंगा? क्यों वो ऐसे हैं? क्योंकि उन्होंने शुरू से ही अच्छे आसन किए, एडवांस आसन किया, इसीलिए वो विदेश गए। एडवांस आसन किया, उन्होंने योग पढ़ा नहीं, कभी उनको पढ़ने का मौका भी नहीं मिला। उन्होंने सुबह से शाम तक अपने आप को मोड़ा। जब वो मोड़े तो लोगों को फोटोज अच्छी लगी, फोटोज अच्छी लगी तो वो विदेश में पहुंचे, और विदेश में पहुंचे तो आपका बंटाधार करना शुरू कर दिया। आपका बंटाधार है ना, तो कायदे से आपका धर्म क्या बनता है? यानी अच्छाई तो मर गई, अच्छाई तो यहीं रुक गई। तो आपका धर्म ये है कि आप अच्छे से योग पढ़ो, और अब की जो बच्चों को, जिन बच्चों को आप पढ़ाना, वो अच्छे योग्य बन के है, उनको व्यवस्थित दृष्टिकोण जरूर देना। इसके अलावा क्या है? भावनात्मक स्थिरता और तनाव प्रबंधन के लिए एकमात्र एजुकेशन शैली है योग। ये लिख लीजिए, भावनात्मक प्रबंधन के लिए और तनाव प्रबंधन के लिए योगा एजुकेशन सबसे सिस्टमैटिक प्रोसेस है। बाकी जितने भी दर्शन है, दर्शन कितने हैं? दो। कौन कौन से? आस्तिक नास्तिक। नास्तिक का कौन? 6। नास्तिक के कौन? 3। ये तो भारतीय परिविधा में, लेकिन वैश्विक परिविधा में क्या है? प्लेटो का सिद्धांत दर्शन दर्शन नहीं है क्या? या हर्बीज का सिद्धांत दर्शन नहीं है क्या? या अन्य जो वैज्ञानिक हुए, अरस्तु और सुकरात और इन लोगों का सिद्धांत सिद्धांत नहीं है क्या? सबका सिद्धांत है, लेकिन हम भारतीय परिविधान में पढ़ते हैं, इसलिए हम इन बातों को अपने स्वरूप में समझने का प्रयास करते हैं। और इन्हीं प्रभाव में हमें ये समझना होगा कि एकमात्र विधान ऐसा है। देखो, जैसे अब बात करोगे कि तनाव प्रबंधन के लिए हमारे पास अन्य कोई दर्शन नहीं है क्या? हमारे पास न्याय दर्शन नहीं है क्या? हमारे पास सांख्य दर्शन नहीं है क्या? हमारे पास अन्य जो मीमांसाएं हैं वो नहीं है क्या? लेकिन वो डायरेक्ट तनाव प्रबंधन पे कार्य नहीं करती हैं, वो और तनाव दे जाएंगी। सांख्य दर्शन का सिद्धांत क्या? 24 तत्वों का वर्णन किया, 25वां तत्व छोड़ा। 25वें तत्व में योग ने उठाया ईश्वर, और ईश्वर को बना के मिलके एक नया तत्व बनाया जिसका नाम रखा गया योग दर्शन। लेकिन सांख्य दर्शन के 25 तत्व मिलके आपके तनाव को कम करने की कोई विधा बताते हैं? कोई प्रणाली बताते हैं? आप देखोगे तो नहीं, ऐसा नहीं है भाई। आपको छित जल पावा गगन समीर, ये 5 तत्व हो गया। ऐसे ही पंच महाभूत का वर्णन आता है, पंच तन्मात्राओं का वर्णन आता है। यानी सांख्य दर्शन इन विषय में बात नहीं करता है कि आपका तनाव कैसे कम होगा, परंतु योग दर्शन इस विषय में व्यापक परिचर्चा करता है और बताता है कि कैसे आपका तनाव कम हो सकता है। इसके अलावा नैतिक मूल्यों के उत्थान की भी बात योग दर्शन करता है, नैतिक मूल्यों का उत्थान। और अब मैं ये नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये प्रश्न आया हुआ है, नेट ने पूछा कि नैतिक मूल्यों के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा कारक उत्तरदायी है। ये प्रश्न है। अब आप बताइए कि कौन सा कारक उत्तरदायी है, आपके हिसाब से क्या होगा? देखो, प्रश्न मैं पूछूंगा लेकिन ऑप्शंस नहीं दूंगा, क्योंकि जब ऑप्शंस नहीं दोगे तो तीर तो सही मारोगे। ये बताओ, अष्टांग योग में नैतिक उत्थान के मूलभूत कारकों में कौन से अंग उत्तरदायी हैं? गो हेड, गो हेड। यम और नियम। हाँ, देखिए बताया इन्होंने, यम और नियम। नैतिक मूल्य क्या है? नैतिक मूल्य का मतलब ये हुआ जहां पे तुम्हारी नैतिकता हो, है ना। जैसे जानवर यापा सुना आपने? मनुष्यापा तो आपने सुना होगा कि मनुष्य है तो मनुष्यता रखो। जानवरता सुना है आपने कि जानवर हो तो थोड़ा तो कुछ कुछ तो रखो, जानवरता भी मनुष्यता रखती है। आप क्या करते हो? जैसे झूठ बोलते हो, पानी पिया और सुबह से लेके शाम तक झूठ बोलना शुरू हो गया। सबसे पहला झूठ आप किसके विरुद्ध बोलते हो प्रतिदिन? आपने कभी अलार्म लगाया? अलार्म लगाया तो आपने देखा उसमें स्नूज का ऑप्शन आता है, स्लिप फॉर 5 मिनट, स्नूज फॉर 5 मोर मिनट। आपने लगाया और स्नूज किया 5 मिनट, और उस 5 मिनट के चक्कर में 1.5 घंटे की निद्रा आपकी हुई, और आपको लगा कि अरे इतनी जल्दी 1.5 घंटा कैसे बीत गया। पहला झूठ आपने अपने से बोलना शुरू किया। और फिर आप अपने क्लाइंट को मैसेज करते हैं कि सर बहुत हैवी रेन होने के कारण आज कक्षा में आ पाना मुश्किल है। ठीक,
ये बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है। मैं भी किया हूँ ये सब, लेकिन इसीलिए देखो, चोर चोरी बहुत अच्छा जानता है ना, तो फिर उसके बाद जब वो डीएसपी बनता है तो उसको पता रहता है कि चोरी कैसे होती है। तो हम लोग भी इन चीजों से निकले हैं। अब तो बचपन आ गया, 2010-11 की बातें हैं ये। अब वो जमाना नहीं रहा कि क्लाइंट को मैसेज करें। उनको अगर गलती से क्लास छूट जाती है तो सीधा मैसेज कर देते कि सर सोता ही रह गया, गलती हो गई, कृपया माफ करें, यदि माफ कर सके तो, नहीं तो क्या कर सकते हैं, अब आज सोता ही रह गया, स्नूज कर दिया था अलार्म। लेकिन एक अलार्म से अगर आप उठ जाए, आप एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, इतनी प्रबल क्षमता डेवलप हो जाती है कि यदि आप रात को सोना, कभी आप देखना, ये बात आपके साथ जरूर होती होगी, एक दो लोगों के साथ तो 100% होती होगी, कि 4 बजे का अलार्म लगाया तो 4:55 पे आपकी नींद बाय डिफॉल्ट खुल जाएगी, और आप उठ के देखोगे अरे अलार्म बज गया क्या? बजने वाला है, फिर आप अलार्म बंद करते हो। हुआ आपके साथ कभी ये? अभी हुआ है? बहुतों के साथ होता है ये, बहुतों के साथ। होता है सर हाँ, ऐसा। बहुतों के साथ होगा ये। अगर आपने कभी ऐसा महसूस किया कि किसी का मतलब किसी को याद कर रहे हो और तुरंत उसका फोन आ गया हो? ये होता है कभी आपके साथ? किसी को आप याद कर रहे हो और तुरंत वो आपको बाजार में दिख गया हो? ऐसा होता है आपके साथ कभी? ये बहुत जी। बहुत कॉमन है। और ये चीजें आप अभी महसूस नहीं कर पा रहे हैं, तो आप योग के जीरो जोन में भी नहीं है, आप माइनस में हैं। लेकिन धीरे 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 आप देखेंगे कि उस जोन में आते चलते चले जाएंगे। और ये कौन करा सकता है? ये योगा की एजुकेशन प्रणाली करा सकती है। ये मत सोचो कि योगा को आपने डिग्री के रूप में प्राप्त कर लिया तो हो जाएगा, नहीं। थोड़ा भी अगर योगी बनोगे, थोड़ा भी योगी बनोगे, तो आप देखोगे कि आपके अंदर वो सारी ऊर्जा आती चलती चली जा रही है। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है। यम और नियम बहुत महत्वपूर्ण कारक है। यम और नियम के विषय में तो जानते हो ना, यम और नियम क्या है? हाँ, क्या है यम और नियम? बोलो। अहिंसा, सत्य, आस्ते, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, है ना? इसके विषय में तो नहीं पढ़ा ना मुझे आपको, यम नियम नहीं जानते हो? चलो किसे पूछते हैं, ये बताएंगी, प्रजक्ता जी बताएंगी। नियम बताइए प्रजक्ता जी, बताइए बताइए। शो शौच, संतोष, तप, अरे स्वाध्याय, ईश्वर आप तो प्रणिधान। पूनम जी हैं भाई, आपको म्यूट कर दूंगा। आप तो पूनम जी हैं। प्रजक्ता जी बताएंगे, जिसका नाम लिया वो बताएगा। देखो ऐसा है ना, मैं चाहता हूँ कि मेरा रिकॉर्ड बना रहे। हर बार 20-22 लड़के क्वालिफाई कर जाते हैं नेट में, है ना? अगर आप और इस बार 20 ही बैठे हो तुम लोग, तो पता चले तुम जय हिंद जय भारत हो जाओ, तो फिर तो मेरा तो काम खराब हो जाएगा। मैं सोचूंगा यार मैं अच्छा नहीं पढ़ा रहूंगा, है ना? तो कुछ तो नहीं आता तो कोई बात नहीं, मुझे बताओ, मैं हूँ, हिसाब किताब सेट कर लूंगा, मैं तुमको याद करा दूंगा रट्टा मार मार के। शौच, स्वाध्याय बताइए प्रजक्ता जी, कुछ तो बोलिए, उल्टा सीधा कुछ भी बोलिए। अच्छा, पता है शिक्षकों की एक और गुण प्रणाली होती है। शिक्षक को ये पता होता है कि कौन सा प्रश्न कौन सा छात्र नहीं बता पाएगा, है ना? शक्ल देख के जान जाएगा। अब जैसे पूनम जी है, मैं जानता हूँ पूनम जी कौन सा सवाल नहीं बताएंगी, है ना? चलिए ठीक है, बताइए पूनम जी, आप बताइए नियम के विषय में प्रकाश डालिए। कोई बात नहीं प्रजक्ता जी, लिख लीजिएगा, है ना? बताइए। आप म्यूट हैं, थोड़ा अनम्यूट कीजिए, मैंने आपको म्यूट कर दिया था, अब आप अनम्यूट कीजिए स्वयं को। बोल दो सर। हाँ बोल दीजिए। शौच, संतोष, हम्म। तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। हाँ, थोड़ा सा इसमें मराठी टच आया है, लेकिन कोई बात नहीं, है ना? है ना? सोच, ये मराठी भाषा में जब बोलते हैं तो उसमें अंत में थोड़ा सा अ लंबा लगाते हैं, इसी चक्कर यस। में एक एक शास्त्र लिखा गया, और उसमें मराठी और बिहार स्कूल ऑफ योगा दोनों का दोनों ने अर्थ का अनर्थ कर दिया। संस्कृत में थोड़ा सा भी अर्थ अगर चेंज होता है तो बहुत सारा व्यवधान क्रिएट हो जाता है, और इस पे संस्कृत के दो विद्वान लड़ पड़े थे, है ना? बहरहाल वो सब अलग बातें हैं, उस पर बाद में बात करेंगे। सोच, स्वाध्याय, तप, संतोष और ईश्वर ईश्वर प्राणिधान, प्रणिधान। नियम है। यस। ईश्वर प्राणिधान का वर्णन भी इसके अंतर्गत आता है। अब ये बताओ, कितने लोग हो जो पूजा करते हो, पूजा पाठ करते हो? ईमानदारी से बताना। नवरात्रि का 9 दिन का व्रत कौन रखने वाला है? कोई रखेगा? शिव की आराधना करते हो? है? गणेश की आराधना 2 दिन रखता है, देखो, शुरुआत में और अंत में, वो भी फलाहार पे, है ना? और जिस दिन व्रत रहता है उस दिन 1 दर्जन केला, आधे किलो गंजी, 1 किलो आलू, उबला हुआ आलू, कुट्टू का आटा, साठी का चावल, है ना, और गाय का दूध, ये सारी चीजें खा के व्रत रखा जाता है। क्या क्या टीचर बनो रहे तुम लोग? ईश्वर प्रार्थना, ईश्वर को याद करना बड़ा जरूरी है। कहने का मतलब ये है कि नैतिक उत्थान योग का तभी हो सकता है जब आप इन मूलभूत चीजों को जाने। और योग एजुकेशन प्रणाली इन मूलभूत चीजों से ही शुरू होती है। यदि अन्य कोई विधान मूलभूत चीजों से नहीं शुरू होता, हिंदी पढ़ोगे तो क ख ग घ से शुरू होगा, क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गाय, ऐसे करके शुरू हो जाएगा। एबीसीडी पढ़ोगे तो वो अलग भाषा में शुरू होगा। अंग्रेजी ऐसी थोड़ी शुरू होती है कि आइए पहले यम सीखिए, पहले नियम सीखिए। लेकिन योगा एजुकेशन पहले इसी से सीखता है, इसी से शुरू होता है। अच्छा, ऐसा नहीं कि सिर्फ योगा एजुकेशन, मास्टर डिग्री के अन्य
कोर्सेज जिनको मैं किया हूँ वो तो मैं बता ही सकता हूँ। राजनीति शास्त्र भी इससे नहीं शुरू होता, वो भी नैतिकता से शुरुआत नहीं करता, वो तो सीधे एंशिएंट पॉलिटिकल थॉट से शुरू कर देता है। ना ही साइकोलॉजी इससे शुरू होती है, मनोविज्ञान भी इससे शुरू नहीं होता। एकमात्र शास्त्र ऐसा है योग, जो आपको पहले नैतिक बनाता है, पहले अपने योग्य बनाता है और फिर प्रवेश कराता है। कभी दरवाजे पे आपने लिखा है कि आप अपने दरवाजे पे कोट लिखे हुए आपने देखा कभी किसी के दरवाजे पे कि जूते और एटीट्यूड दोनों बाहर निकाल के घर के अंदर प्रवेश करें? मैंने देखा है, एक क्लाइंट के घर पे लिखा हुआ था कि जूते और एटीट्यूड दोनों बाहर निकाल के प्रवेश करें। मैं प्रवेश ही नहीं किया। मैंने कहा सर एटीट्यूड तो नहीं जाएगा, क्योंकि शिक्षक होने का एक अपना गौरव है, एक गरिमा है, और वो एटीट्यूड तो बोले अरे नहीं नहीं सर क्या बात करें। मैंने बोला फिर भी आपने एक चीज तो अच्छी लिखी, क्योंकि बगल वाले के घर पे लिखा हुआ था सावधान यहाँ कुत्ते रहते हैं, तो मैं तो गया ही नहीं उसके घर में, क्योंकि उसने लिख रखा था सावधान यहाँ कुत्ते रहते हैं। अब ये कुत्ते रहते हैं तो मैं बोला धन्य है वो कुत्ते जो यहाँ रहते हैं, है ना। अब मैं क्या इस बात का क्या अर्थ समझू? तो आशय ये है कि आपके विषय ने किन चीजों से आपको आलिंगित किया, आपका आलिंगन किन विषयों से है। आपका आलिंगन यम से है, आपका आलिंगन नियमों से है। यदि आप अपने आप को यम और नियम में अपने आप को योग्य बनाते हैं तो योगा एजुकेशन पॉलिसी आपके लिए बहुत उत्तम है। इसके अलावा अंत कहाँ करता है ये? ध्यान और समग्रता पे। समाधि क्या है? पतंजलि ने भी समाधि के दो प्रारूप का बहुत शानदार वर्णन किया है। कौन कौन से स्वरूप का वर्णन किया है पतंजलि ने? संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात हाँ, समाधि। संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। देखो जो विद्वता क्या है कि आपको टेक्निकल शब्द आने चाहिए, बाकी उसको डिफाइन तो कर ही लोगे, है ना। तो डिफाइन करना इज क्वाइट इजी, लेकिन कम से कम वो टेक्निकल शब्द आने चाहिए। संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात शब्द का प्रयोग किया है पतंजलि ने समाधिपाद में, और उन्होंने व्यापक रूप से इसका वर्णन भी किया। इवन पतंजलि ने आसनों का वर्णन नहीं किया ज्यादा, प्राणायाम का तो बिल्कुल वर्णन नहीं किया। ठीक है, हो सकता है प्रत्याहार के विषय में उनकी चर्चा रही हो, लेकिन उतना याद नहीं किया। परंतु समाधि का व्यापक वर्णन क्या है, क्योंकि एंड ऑफ द डे पतंजलि ये बात महसूस करते हैं कि आपको समाधि की तरफ ही जाना है। समग्रता उधर ही है। समग्रता क्या है? अणु में विभु और गागर में सागर, यानी जब आप एक को हम बहुश्यामी, मैं एक हूं और बहुत हो जाऊं, यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, जैसा पिंड हो वैसा ब्रह्मांड हो, या जैसा ब्रह्मांड हो वैसा पिंड हो, है ना। यानी समग्रता की बात करता है। योग शास्त्र एकमात्र ऐसा शास्त्र है जो क्या करता है? समग्रता की बात करता है। तो ये भी एक पॉइंट आपका बनता है। योगा एजुकेशन इज टॉकिंग अबाउट कंप्लीट फुलफिलनेस, है ना, कंप्लीट ड्यूअलनेस। वो ऐसा नहीं है कि वो आपको द्वैधता में छोड़ देता है ना। वो हमेशा समग्रता की बात करता है और एंड करता है समाधि के ऊपर। ठीक है, इसके अलावा क्या है? ये है आत्मविज्ञान की शिक्षा। योगा एजुकेशन की एक सबसे खास बात है, वो आत्मविज्ञान की शिक्षा की बात करता है। ठीक है, अब आप अगला टॉपिक है आपका, आगे का सिलेबस लिखिए। ये दो टॉपिक थे, एक तो ये है साइलेंट फीचर्स ऑफ योगा एजुकेशन जो हमने पूर्ण किया। टॉपिक संख्या दो है क्या? फैक्टर्स ऑफ योगा एजुकेशन। दो विषयों को हमने पूर्ण किया। अब इसके अलावा है स्टूडेंट एंड टीचिंग, टीचर स्टूडेंट एंड टीचिंग, यानी गुरु शिष्य परंपरा। अगला टॉपिक लिखिए गुरु शिष्य परंपरा। ये यूनिट 8 है जिसका हम अध्ययन इस समय कर रहे हैं। ये यूनिट 8 है, गुरु शिष्य परंपरा। गुरु शिष्य परंपरा की भी एक खासियत रही है। अच्छा एक बात बताओ, आपके हिसाब से कौन सा गुरु और कौन सा शिष्य सबसे योग्य था? ये आपको बताना होगा। बोलो, कोई बोलो, इतने सारे लोग। Krishna and Arjun. ठीक है, वो लोग तो वैसे सखा मानते थे, एक दूसरे को मित्र मानते थे, है ना, वो तो उनके मित्र थे। गुरु शिष्य परंपरा का सबसे बेहतरीन उदाहरण आपके मन में कौन आता है? आप भी तो उसी परंपरा से हो। कभी कभी कोई तो आपको कहता होगा गुरुजी प्रणाम। मेरे को भी तो पूछते रहते हैं सब गुरुजी प्रणाम, और मैं क्या उससे बोलूं कि गुरुजी का मतलब क्या हुआ? राम और वशिष्ठ का सर। राम और वशिष्ठ, चलिए एक चीज। और चाणक्य और चंद्रगुप्त। चाणक्य और चंद्रगुप्त, चलिए ये तो ऐतिहासिक हो गए। थोड़ा और पीछे वाले में अर्जुन अर्जुन, और उनके गुरु द्रोणाचार्य। संदीपनी, सर द्रोणाचार्य, सर एकलव्य, एकलव्य स्वामी द्रोणाचार्य। विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस। स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस। चलिए बेटर है, बेटर है। प्रोफेसरों के जैसे सोचो, थोड़ा और दिमाग लगाओ, कोशिश करो। सर द्रोणाचार्य और एकलव्य। द्रोणाचार्य और एकलव्य, बहुत बढ़िया। और कोई? और बताइए।
बोलिए। इसमें शिव और शक्ति भी है सर। ठीक है, शिव शिव शक्ति, गुड, ट्राई करो। अच्छा, और अच्छा, गुरु शब्द का अर्थ क्या होता है? रैंडम बताओ। गुरु शब्द का अपोजिट क्या होता है? चलो अपोजिट बताओ। सर, जो अंधेरे से उजाले की तरफ ले जाए वो गुरु। ये तो फेंकने वाली परिभाषा है। अब सही में आप लोग प्रोफेसर बनने जा रहे हो ना, आपका तो एक एक चीज अभी सुनो। जब सिनॉप्सिस लिखने जाओगे ना, तो जो भी हाँ जी। लिखोगे वो सब एंड में आपको बताना पड़ेगा कि सर ये सब मेरा दिया हुआ नहीं है, फलाने ने 2014 में ये लिखा था, उनका नाम है। अब जैसे आपका मान लीजिए नाम है सीमा जुनेजा, तो लिखा रहेगा कि जुनेजा एस, ऐसे पूरा नाम नहीं लिखा जाएगा, सीमा जुनेजा नहीं लिखा जाएगा, लिखा जाएगा जुनेजा.S.2013 में फलाने पत्र में प्रकाशित किया था, उन्हीं का कॉपी करके मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, यही मेरी सिनॉप्सिस है। पीएचडी में सबसे खास बात यही है कि कोई भी चीज आपका नहीं है, जो आपका है वो प्लेगराइज ना होना चाहिए, यानी शुद्ध आपका होना चाहिए। बहुत दिक्कतें इसी बात की है। ये तो जो बातें जो लोगों ने कह दी वो तो ठीक है, लेकिन अब आप क्या सोचते हो वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है ना। अच्छा, कुछ गुरुओं के नाम बताए। चलो एक काम करो, एक छोटा सा सूची बनाते हैं, एटलीस्ट कुछ गुरुओं के नाम लिखते हैं। वशिष्ठ का नाम लिया, वशिष्ठ तो मैं, मेरा गोत्र है, मैं उसी गोत्र का हूँ, मेरे ही दादा परदादा रहे होंगे वशिष्ठ, तो मैं उन्हीं से शुरू करता हूँ। लिखिए, वशिष्ठ और श्री राम, गुरु हो गए वशिष्ठ और शिष्य हो गए श्री राम। ये आपके आपके उसको मेंटल एबिलिटीज को डेवलप करेगा, नेट में डेवलप करे ना करे, लेकिन मेंटल एबिलिटीज को डेवलप करेगा और आपको सोचने का एक नजरिया मिलेगा। देखो मेरा अनुभव है पिछले 5-6 वर्षों से पढ़ाते हुए नेट के बच्चों को, कि मेरे को 6 महीने के अगर शिक्षण में जाना होता है, तो मुझे 4 महीना लगता है उसको ये सोचवाने में कि सोचना कैसे है। समझे? आपको मेरे को योग्य, इसलिए योग्य ज्यादा बनाना पड़ता है कि आपको देखना कैसे, वो चश्मा मैं आपको दूं, ताकि जैसे एक योग का प्रोफेसर कैसे देखता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जिस दिन आपने नजरिया बदल दिया, उस दिन नेट क्या कोई भी चीज आप बहुत आसानी से पार कर जाओगे। 3-4 बार मेरे बच्चों ने ऑल इंडिया ने जेआरएफ रैंक 1 लेके आया, ऑल इंडिया जेआरएफ रैंक 1, क्योंकि उनको सोचने का नजरिया मिल गया ना। सारी किताबें थोड़ी याद कर लोगे भाई, सारा उपनिषद, इतना बड़ा तुम्हारा दिमाग थोड़ी तुम्हारे पास कि सारा का सारा उपनिषद याद कर लोगे। लेकिन प्रश्न को देख के अगर तुम्हारा सोचने का नजरिया डेवलप हो गया, तो वो आपके लिए बहुत आसान होगा। तो नजरिया बनाने की कोशिश करो, कैसे तुम्हारा अध्यापक सोचता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार यदि आपने अपने अध्यापक के सोचने के तरीके को कॉपी कर लिया, तो बाकी सारी चीजें आप खुद कॉपी कर लोगे। और सुकरात का कोई गुरु नहीं था, और उसका चला हुआ प्लेटो, तो प्लेटो आधी बातें अपने गुरु के सामने जब भी आता तो उसका विरोध करता, बोलता नहीं नहीं तुम यार, प्लेटो कैसे, सुकरात कैसे आदमी हो, ऐसे नहीं, ऐसे होता है। और यही चीज अरस्तु ने सीखी। अब अरस्तु जानते हो कितने चीजों का पिता है? क्या कहते हैं, विज्ञान में अरस्तु उसके पिता है ना, दर्शन में बहुत सारे दर्शनों के पिता अरस्तु हैं, बहुत सारे सिद्धांत के दाता अरस्तु हैं। अरस्तु एरिस्टोटले बोलते हैं, कई सारे सिद्धांतों के वो फादर बोले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने विरोध करना सीखा, उनको ये पता था कि मुझे किस नजरिए से देखना है। प्लेटो उसी नजरिए से देखता था, और सुकरात भी उसी नजरिए से देखता था, तो सबका नजरिया हल्का हल्का परिवर्तित होता गया, और फिर एक नई चीजें डेवलप हो गई। तो श्री राम वशिष्ठ के शिष्य हुए श्री राम। अगला लिखिए, विश्वामित्र, महर्षि विश्वामित्र। ये भी राम जी के और लक्ष्मण जी के गुरु थे, महर्षि विश्वामित्र। नाम तो सुना होगा ना। ताड़का का वध जब होना था तो कौन सा अस्त्र यूज हुआ था? विश्वामित्र का ही तो हुआ था। फिर द्रोणाचार्य, फेमस गुरु हुए द्रोणाचार्य। इसके अलावा संदीपनी ऋषि, संदीपनी कृष्ण के गुरु थे, सुदामा के गुरु थे, कॉमन। बलराम के गुरु थे। शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य, इनकी भी बड़ी गजब कहानी है। आदि गुरु शंकराचार्य। महर्षि पातंजलि, मत्स्येंद्रनाथ, कोई किसी के मुंह से नहीं निकला ये नाम है। कितने शर्म की बात है कि योग के गुरुओं का नाम नहीं तुमको पता। अभी सुन रहे होंगे मत्स्येंद्रनाथ, तो तुमको भाला फेंक देते तुम्हारे मुंह पे, है ना, अगर तो जिंदा रहते। बोले मैं भी तो था, इतना नाथ संप्रदाय, उन्हीं के खानदान का एक चेला आजकल उत्तर प्रदेश में है ना, अल्फा मचाए हुए। नाथी संप्रदाय का तो कोई चेला है? नाम सुना आपने ना, योगी आदित्यनाथ का? ये उन्हीं के चेले हैं। मत्स्येंद्रनाथ वाली परंपरा की परंपरा में चलते चलते आदित्यनाथ तक बात पहुंची है। गोरखनाथ और पता नहीं कितने नेमिनाथ, मल्लीनाथ, दुनिया भर के नाथ हुए, तो उन्हीं नाथों में से एक हुए गोरखनाथ के, मतलब उसी गोरखनाथ मंदिर के करता धरता आदित्यनाथ। अब इसके बाद वाला कौन है वो तो वही जाने। महर्षि वो गौतम बुद्ध,
गौतम बुद्ध भी अच्छे गुरु हुए, गुरु गोविंद सिंह और स्वामी विवेकानंद, यानी रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद। गुरु परंपरा का अध्ययन हम जब करते हैं तो ये हमें इन गुरुओं का परिणाम हमें जानना होता है, ठीक है। हमें इन गुरुओं से कुछ सीखना होता है, और योग इन्हीं गुरु शिष्य परंपरा का नाम है, ठीक है। इस बात को आप समझिएगा। योगा एजुकेशन में इंपॉर्टेंस क्या है गुरु शिष्य परंपरा की? इंपॉर्टेंस इसलिए क्योंकि गुरु जो होता है, गुरु का अपोजिट शब्द होता है लघु। गुरु की खासियत जान लीजिए, गुरु शब्द का मतलब कोई व्यक्ति विशेष नहीं होता। गुरु शब्द का मतलब होता है बड़ा, वृहद, ठीक है। हिंदी में इसका अर्थ होता है, गुरु का मतलब होता है वृहद, बड़ा, और उसका अपोजिट शब्द क्या होता है? लघु, ठीक है। तो आप लघु नहीं हो सकते। अगर मान लीजिए कोई गुरु है आपका, तो आप लघु नहीं हो सकते, ये बात याद रखिए, क्योंकि आप उसके विपरीत नहीं है, आप उसके साथ हैं, ठीक है। आप गुरु के साथ हैं, इसलिए आप उसके विपरीतार्थक शब्दों में प्रयोग नहीं किए जाते हैं, आप उसके सहयोगितात्मक रूप में प्रयोग किए जाते हैं। हर शिष्य, जितने भी शिष्य हुए हैं, गुरु उनको साथ लेके जाता है। अपोजिट का मतलब होता है सीधा सीधा विरोध करने वाला। जैसे दिन का विरोध, दिन का अपोजिट शब्द क्या है? अंधकार। दिन का क्या है? अंधकार। तो जब दिन होगा तो क्या अंधकार? अंधकार उसके बिल्कुल विपरीत है कि नहीं है? अंधकार होगा, जैसे मान लो गुरु हो गया और आप शिष्य हो गए, तो एक दूसरे के विरोधी हो गए क्या? बिल्कुल विरोध में काम करते हो क्या? नहीं। गुरु कहता है कि ठीक है बेटा ये करो, तो गुरु शिष्य करता है, यानी सहयोगी। तो गुरु शिष्य परंपरा में विरोधाभास नाम की चीज नहीं होती है। ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है गुरु शिष्य परंपरा का, और योग में तो खासकर, ठीक है। ये आपका टॉपिक है कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है गुरु शिष्य परंपरा का। इसके अलावा गुरु शिष्य परंपरा की इंपॉर्टेंस ये है शिक्षण पद्धति में। देखिए श्रुतियां, अभी मैं आपको यूनिट 4 जब पढ़ाऊंगा तो मैं आपको पढ़ाऊंगा कि किस प्रकार से श्रुतियों का वर्णन आता है, किस प्रकार से उपनिषदों का वर्णन आता है। पास में बैठ के लिया गया शिक्षण जो श्रुति के रूप में आता है, जो धीरे धीरे दिव्य बनता है और कालांतर में उपनिषद बनता है, अरण्यक बनता है, जंगलों में बैठ के, और जो शिक्षा ली जाती है वो सिर्फ और सिर्फ गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा ही संपादित है। नहीं होता तो आपके हाथ में आज जितने भी उपनिषद हैं वो होते ही नहीं। योग क्या है? योग कितना पुराना है? कई हजार साल पुराना है, राइट। अब कई हजार साल पुराना है तो उसके पीछे का कारक ये भी है, क्यों? क्योंकि वहां गुरु शिष्य परंपरा इन्वॉल्व रही है। गुरुओं ने कहा कि बेटा इसे याद कर लो, और बेटों ने क्या किया? याद कर लिया, और याद करके उन्होंने अपने बच्चों को बताया, उन्होंने अपने बच्चों को बताया, और वो बताते बताते बाद में कालांतर में प्रिंटिंग मशीनें आई और वो प्रिंट हो गए, और अब हम सबके हाथ में है ना। अब वो जल्दी हम उसे मिसप्लेस नहीं करने वाले। सही बात है ना। यदि ये गुरु शिष्य परंपरा नहीं रही होती फिर क्या करते? जहां नहीं है वहां पे तो तुम्हारे विधानों को, तुम्हारी चीजों को लेके भाग गए सब ये क्या कहते हैं, ईस्ट वेस्ट वाले, अमेरिका वाले और एथेंस वाले, यूनान वाले, ग्रीस वाले, ये सब तुम्हारे विधानों को लेके भागे हुए हैं, तो बहुत सारे सिद्धांतों को चोरी कर लिए सब, क्योंकि तुम्हारे पास कोई प्रूफ ही नहीं बचा। लेकिन जो प्रूफ था, योग जो था, वो हमेशा से, उसकी खासियत ये थी, जानते हो क्या? योग को पहले बोलते थे कि ये गूढ़ ज्ञान है, ये ऐसा ज्ञान है जो सबको नहीं दिया जाता। सबको, मैंने पुरुषों को फिर भी दे दिया जाता था, महिलाओं को तो बिल्कुल नहीं देते थे। अब आजकल इंस्टाग्राम देखो तो लगता है ना कि ठीक ही करते थे, नहीं? बताइए, आजकल इंस्टाग्राम देखो तो लगता है कि नहीं कि ठीक ही करते थे, नहीं देते, है ना। क्योंकि कितनी विकट परिस्थितियां हैं, जिसके कपड़े जितने छोटे वो उतनी अच्छी योग शिक्षिका, और उसके उतने फॉलोअर, और उतने फॉलोअर, इसका मतलब वो उतनी महान। और आप लोग तो महानता की परिणति की परिभाषा ही ये दिग्दर्शित कराते हैं कि आपके फॉलोअर कितने हैं। यदि आपके फॉलोअर जो है वो 20,000 है तो इसका मतलब आप महान शिक्षक होंगे। यदि आपके पोस्ट पे 5,000 लाइक है यानी आप और महान होंगे, है ना। ये कारण है। देखो मैं फेमिनिस्टिक व्यू का विरोधी नहीं हूं, मैं खुद भी बड़ा फेमिनिस्ट आदमी हूं, लेकिन जब जिम्मेदारियों की बात आती है तो हर व्यक्ति को ये बात समझनी होगी। हर व्यक्ति की अपनी नैतिक जिम्मेदारी है। योग अपनी गुरु शिष्य परंपरा पे ही चलता है, और यदि आज तुमने इन चीजों का विरोध नहीं किया, इन योगा आ गया, बियर योगा आ गया, और पता नहीं कौन कौन सा नए नए नाम से योग आ रहा है, और तुम्हें तुम्हारे योग विधान को खा जाएगा। एक योगा गुरु मरता है और तुम्हारे लोग क्या करते हैं फेसबुक पे कि अच्छा योगा गुरु नहीं था, क्या जरूरत थी नमक नहीं खाने की, क्या जरूरत थी, अरे उसको कुछ नहीं योग आता था, वो तो फर्जी था। तुम ही लोग लिखते हो। अरे भैया, उस पत्रकार ने 2 दर्जे का, दूसरे दर्जे का पत्रकार है, पता नहीं कौन सी पत्रिका का वो लेखक है, किसी पत्रकार ने लिख दिया कि वो मर गया हार्ट अटैक से। वो पत्रकार कैसे जान गया कि हार्ट अटैक हुआ? हो सकता है उसको सांप काट दिया है। कैसे जाना वो पत्रकार की वो व्यक्ति योग अध्यापक था और वो मर गया? आपने सुना तो होगा ही, हार्ट अटैक से मृत्यु हो रही है।
आप देखिए एक अच्छा योगी जो है वो तो मृत्यु को रोक ले, उसने ये क्यों लिखा योगाचार्य, अच्छा योगी मृत्यु को रोक लेता था। मार्कंडे ऋषि की कहानी आप बाखूबी जानते होंगे। काल पहुंचे, मार्कंडे ऋषि बैठ के पूजा कर रहे थे कैथी में, बनारस के पास में बड़ा अच्छा मंदिर है, बैठ के पूजा कर रहे थे। काल आए, बोले चलो तुम्हारा काम खत्म हो गया, 12 साल तुम्हारी उम्र थी, उठो चलो तुम्हारे चलने की बारी है। उसने बोला, महाकाल को अपने आलिंगन में ले लिया, बोले ऐसे कैसे ले जाओ, मेरी पूजा बाकी है, पूजा कर लेने दो फिर तुम ले चलना। वो बोले नहीं नहीं, तुम्हारा काल तो अभी है, अभी तुम्हारा समय लेके चलना पड़ेगा। बोले मैं नहीं जाऊंगा। उसने जैसे ही काल ने पाश फेंका, महाकाल का जन्म हुआ, वहां पे उपस्थित हुए महाकाल, इसीलिए उनको महाकाल बोला जाता है। तो योगी आदमी अपनी साधना के कारण हम में तुम में खड़ग खम में सब में व्यापत राम, खंबे में से निकले थे ना नरसिंह, सिद्धांतों को तोड़ दिया था, सारे सिद्धांत तोड़ के, आधे जानवर आधे पुरुष आधे जो भी बनना था वो बन के निकल के आ गए थे। वो सारी चीज सिद्धांतों को तोड़ देते हैं भगवान, और फिर तोड़ने के बाद वो बन के आते हैं एक 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 सैद्धांतिक रूप से, एक 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 विधा, एक नई स्वरूप में आते हैं। ठीक है, जरा मुझे 1 मिनट दीजिएगा, एक मेरी बहुत महत्वपूर्ण कॉल है दुबई से, मुझे 1 मिनट दीजिएगा। हाँ, ओके, ऑलराइट। अब हम बात करते हैं गुरु शिष्य परंपरा के बाद वैल्यूज की, मूल्यों का अध्ययन हमें करना है। आपके 8वीं यूनिट का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है मूल्य, है ना। मूल्यों का क्या प्रकार होता है, कितने प्रकार की शिक्षा होती है, मूल्य मूल्य आधारित शिक्षाएं कितनी होती है। आज का हमारा अंतिम टॉपिक यही होने वाला है। इतने में आपकी आधी 8वीं यूनिट समाप्त हो जाएगी। लिखिए, पहले मूल्यों का प्रकार लिख लीजिए, कितने प्रकार का मूल्य होता है। एक मूल्य है वो है पर्सनल मूल्य, व्यक्तिगत मूल्य, व्यक्तिगत मूल्य। दूसरा है नैतिक मूल्य, मोरल वैल्यूज। तीसरा है स्पिरिचुअल वैल्यूज, आध्यात्मिक मूल्य। चौथा है राष्ट्रीय मूल्य, नेशनल वैल्यूज। फिर कल्चरल वैल्यूज, सांस्कृतिक मूल्य। और एक बहुत महत्वपूर्ण आज के जमाने के अनुसार प्रैक्टिकल वैल्यूज, है ना। आप सुनते होगे ना कि अरे यार वो आदमी बड़ा प्रैक्टिकल आदमी है ना, सुनते हो कि नहीं। प्रैक्टिकल आदमी सबसे नहीं पचाया जाता, सब नहीं पचा पाते प्रैक्टिकल लोगों को। तो प्रैक्टिकल वैल्यूज भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इन्हीं मूल्यों के आधार पे योग शिक्षा चलती है। अब बात आती है कि क्या है व्यक्तिगत मूल्य, क्या है, यानी जिसमें आपकी हैप्पीनेस है, आप किस चीज में हैप्पी हैं। जैसे महात्मा बुद्ध जो थे, उनकी व्यक्तिगत हैप्पीनेस क्या थी, अगर देखा जाए कायदे से तो वो बड़े दोषी आदमी थे। दोषी आदमी थे कि नहीं थे। उनका एक बच्चा था, उनकी एक पत्नी थी, उनका एक राज्य था, वो अपने धर्म को छोड़ के भागे हुए थे ना, जो उनका धर्म था। एक पातिव्रत्य धर्म क्या कहता है कि अपने पत्नी का ध्यान रखना, एक पिता का धर्म क्या कहता है कि अपने बच्चे का ध्यान रखना, एक राजा का धर्म क्या कहता है कि अपने राजशाही व्यवस्था का ध्यान रखना। परंतु अपने नैतिक उत्थान के कारण, अपने स्वार्थ के कारण उन्होंने अपने व्यक्तिगत मूल्यों का हनन किया, और मुझे लगता है कि उस व्यवस्थाओं में वो छोड़ के चले गए। लेकिन अगर उसी को उनके एंगल से देखें तो वो ये सोचते होंगे कि मेरा व्यक्तिगत मूल्य ये कहता है कि मुझे समाज के लिए अपना जीवन जीना चाहिए, यानी जो मेरे हिसाब से गलत है वही मेरे ही हिसाब से सही भी। सही बात है कि नहीं है। अच्छा ये बताओ, शिव की पूजा लड़कियां क्यों करती हैं, अच्छे वर को पाने के लिए। लड़कियां होंगी ना, जो आप ऐसे कुछ लोग होते होंगे जो शिव जी को जाके डेली एक लोटा जल चढ़ाते होंगे कि अच्छा वर मिले। होता है कि नहीं होता है। राम जी की पूजा नहीं होती, बाद में कालांतर में कृष्ण भगवान को भी थोड़ा बहुत मान लेते हैं। जब जब प्रेमी प्रेमिका रहते हैं तो कृष्ण भगवान अच्छे लगते हैं, है ना, उन्हीं को उन्हीं की मूर्तियां दी जाती हैं, ली जाती हैं। परंतु अंत में आते काम शिव जी ही हैं। क्यों, क्योंकि आप व्यक्तिगत मूल्यों पे जाके देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि शिव थे जिन्होंने सती के लिए पूरा का पूरा ब्रह्मांड हिला दिया। हिला दिया कि नहीं हिला दिया, पूरी व्यवस्थाओं को तार तार कर दिया, काट पीट के सबको सेटल कर दिया। और राम जी जो थे उन्होंने सीता जी को छोड़ दिया। कृष्ण जी जो थे उन्होंने अपनी पत्नी रुक्मिणी का ध्यान नहीं दिया। ऐसे में तो पूरी व्यवस्थाएं हत प्रभावी हो जाती है। अब ये दो नजरिया डेवलप होता है। एक नजरिया ये होता है कि व्यक्तिगत मूल्य पे देखो, अरे भाई जब तुम कहते हो राधा कृष्ण, जब तुम कहते हो तो उस समय उनकी पत्नी का ध्यान क्यों नहीं देते हो। और अगर यही तुम्हारे साथ हो जाए तो, कि तुम मान लो किसी की पत्नी हो या तुम किसी के पति हो, और तुम जो हो कहीं और, अब तुम्हारा हिसाब किताब चल रहा हो और तुम्हारा नाम चाहे वाह वाह क्या नाम है, तो तुम्हें अपने से अच्छा नहीं लगेगा, खुद से बुराई लगेगी, तुम्हें लगेगा नहीं नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता। और भगवान है तो आप उनके विरोध में नहीं बोल सकते। और मैं तो ब्राह्मण हूं तो मैं तो बोल लूंगा, क्योंकि मैं उनको डिफेंड भी करूंगा, मैं उनकी आराधना भी करता हूँ, तो मैं तो उनका दृष्ट बालक हूँ, है ना। तो थोड़ा बहुत तो काम चला ही लूंगा मैं। आप देखो आपके साथ क्या परिस्थिति होती है। व्यवहारिक मूल्य में और नैतिक मूल्यों में आप किसको विजेता मानते हो, शिव को मानते हो कि कृष्ण को मानते हो कि सीता को मानते हो, राम को मानते हो। ये तो डिपेंड करेगा आपका मूल्य, आपकी आपकी परिवर्तित व्यवस्थाएं कैसी हैं, किस तरह नजरिए से सोचते हो।
एंड ऑफ द डे। इसीलिए योग कहता है कि इन चक्करों में मत पड़ो, सिद्ध सिद्धियो समो भूत्वा, बोलो बोलो, सिद्ध सिद्धियो समो भूत्वा, आगे का पूरा करो भाई। समत्वम योग समत्वम योग उच्यते। उच्यते। मत तुम योग उच्यते, इधर उधर नहीं जाने का रे बाबा, बीच में आइए, बीच में टिके रहिए, है ना, मध्यस्थ बनो, है ना, नाई ईड़ा नाई पिंगला, बीच में सुषुम्ना, जब पलटी मारना होएगा मार लेंगे, है कि नहीं। आप देखो सोने जाओगे तो बाई शुरू हो जाती है कि सो मालिक सो, कोई बात नहीं है। जागने जाते दौड़ने जाते होगे तो दाहिनी नासिका शुरू हो जाती है कि भागो मालिक भागो, कोई बात नहीं है ना। और सब ध्यान में बैठे हुए तो बीच वाला चल रहा है, यानी आपकी शरीर भी आपसे ज्यादा बुद्धिमान है, लेकिन आप ही मूर्ख हो कि आप एक एंगल में चले जाते हो, एक व्यक्ति के पक्ष में, नारायण नारायण, है ना। पॉलिटिकल साइंस में भी ये बात पढ़ाते हैं कि कभी भी नेवर से यस, नेवर से नो, ऑलवेज से परहैप्स, ठीक है। इफ अ पर्सन से यस दैट मींस ही इज नॉट अ पॉलिटिशियन, इफ अ पर्सन से नो दैट मींस ही इज एब्सोल्युटली नॉट अ पॉलिटिशियन, बट इफ अ पर्सन से परहैप्स दैट मींस ही इज अ परफेक्ट पॉलिटिशियन। हाँ हाँ हाँ, हो जाएगा हो जाएगा। नेताजी वहाँ मैंने स्कॉलरशिप प्राप्त की है, मेरे को लंदन जाना है, लंदन जाओ, अमेरिका जाओ, ब्रिटेन जाओ, फ्रांस जाओ, जाओ जहाँ जाना है जाओ। देखा ना आपने सुपर 30 का डायलॉग, वो बोलता है जाओ जाओ, लंदन जाओ, ब्रिटेन जाओ, अमेरिका जाओ। इसका मतलब ये है कि मध्यस्थता आपको प्राप्त करनी होगी, और ये मध्यस्थता वैल्यूज के ही आधार पे होगी। नहीं तो आपके नजरिए से बुद्ध जिसको आप मानते हो वो गलत होंगे, जिस महावीर को आप महावीर मानते हो वो गलत होंगे, जिस शिव को शिव मानते हो सकता है वो भी गलत हो जाए। इसका मतलब एंड ऑफ द पॉइंट आपके पास जीवन जीने का कोई कारक ही नहीं बनेगा। आपको लगा कि हे भगवान जिसकी मैं पूजा करता था वही गलत है, तो फिर काय बात की वैल्यू, है ना। फिर आप टूट जाओगे और अंत में आप बनोगे गंदे से नास्तिक, अच्छे नास्तिक नहीं बनोगे, गंदे नास्तिक बनोगे। वैल्यूज बहुत जरूरी है, ठीक है। बाकी वैल्यूज पे बाकी विषयों पे अपनी वार्ता कल जारी रहेगी। आज हम लोगों ने कुछ मूलभूत मौलिक विषयों का अध्ययन किया, यूनिट 8 का अध्ययन हम कर रहे हैं। इसके अलावा रोल ऑफ योगा इन डेवलपमेंट, ह्यूमन सोसाइटी, योगिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ डेवलपमेंट, फोर पॉलिसी, ये सब आपके आपके सिलेबस का हिस्सा है। यूनिट 8 का अध्ययन आप लोग कीजिएगा। कल मैं यूनिट 8 पढ़ाऊंगा, कल ही मैं आपको यूनिट 8 के कुछ एग्जाम्स दूंगा, कुछ मॉक टेस्ट दूंगा, आप उसको सॉल्व कीजिएगा। और मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ कि 50 सवाल दूंगा तो 50 में से कुछ नहीं तो 40 नंबर तो लेके ही आओगे, और तुम लोग तो ले ही आना, ठीक है। बाकियों का नहीं पता मुझे। 20 लोग उपस्थित रहे, आप सभी के समय सहयोग के लिए धन्यवाद। हमारी अगली कक्षा का समय हो चला है, इसलिए हम मिलेंगे कल, ठीक है। और कल मिले ही, ऐसा ना हो कि गायब हो जाना, ठीक है। कल मिले तो बाकी जितने लोग आएंगे। और एक चीज और नियम मैं अभी धीरे धीरे बनाऊंगा, अभी तो तुम लोग नए हो, कल वाले भी आएंगे, कुछ लोग आए थे और कुछ लोग नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 7 बजे का मतलब 7 ही बजे शुरू हो जाओ, 6:55 पे ही आ जाओ, मैं 6:55 पे आ जाऊंगा, 50 पे आ जाऊंगा। 10-5 मिनट बातचीत करने का मौका मिल जाता है, क्योंकि कोर सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते आदमी बोर हो जाता है, और सुनना आज के समय में सबसे कठिन काम है ना। जो अच्छा वक्ता होगा वो उससे सुना नहीं जाता जल्दी, ठीक है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि अच्छे वक्ता बनो आप, इसलिए थोड़ा सुनो और थोड़ा समय निकालो, तब हम लोग बातचीत करेंगे। और जितनी बातचीत करेंगे उतना ही आप डेवलप कर जाओगे, और जितना जल्दी डेवलप करोगे, प्रोफेसर ना भी बने तो अच्छे योगाचार्य तो गारंटेड बन जाओगे, ये बात जानो, ठीक है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, कल मिलते हैं ना। थैंक यू सो मच। कल की भी लिंक सेम रहेगी, इसी लिंक पे ज्वाइन कर लेना। एक महीने तक ये लिंक सेम रहेगी। और मेरी दुबई की यात्रा प्रस्तावित है, अगर मैं दुबई निकल गया तो हम लोग का समय थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा, आई विल टेल यू अकॉर्डिंगली। और यदि वियतनाम चला गया तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि वहां पे तो अपना अपना सेटअप बना हुआ है, ठीक है। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल।